नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सैनी आपके सामने हूँ। मैं 1991 बैच का सिविल सर्विस ऑफिसर रह चुका हूँ और 2023 में आईजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हिंदी साहित्य से मुझे मोहब्बत है। मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहूँगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एमकॉम और पीएचडी करने के बावजूद भी मैंने सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी साहित्य ही चुना। उसके कई सारे कारण थे, वो बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी साहित्य ले रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं आप, मेरा ये मानकर चलना है। देखिए, हमारा ये मानना है कि हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय है और आप हिंदी के अखबार पढ़ते हैं। हिंदी के अखबारों को आप जो दिन प्रतिदिन की भारतीय और वैश्विक घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, उनसे अपने आप को आद्योपांत अपडेट करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं जो हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से बेहद रुचिकर और ज्ञानवर्धक होती है। देखिए, हमारे अखबारों में साहित्य संस्कृति का एक पन्ना होता है, कई अखबारों में साप्ताहिक होता है और उनमें कई सारे प्रख्यात साहित्यकारों की रचनाएं, पुराने ख्यातिलब्ध साहित्यकारों की उन्हीं के नाम से रचनाओं का प्रकाशन, पुनर्प्रकाशन, उन पर समीक्षाएं, उनकी जन्मशती अथवा उनके जन्मदिन पर उन्हें याद किया जाना, उनकी स्मृति में लेख लिखा जाना, ये चीज़ें हिंदी के अधिकतर अखबारों में साप्ताहिक रूप से आती रहती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हें ध्यान से पढ़िए। ये आपके लिए हिंदी साहित्य में अपने आप को स्थापित करने का एक अवसर होता है कि समाज में साहित्यकारों के बारे में क्या चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, मैं इस अखबार की बात कर रहा हूं। ये एक दैनिक सांध्य अखबार है, दृष्टिपरख, कलकत्ता से प्रकाशित होता है और इसमें देखिए, हिंदी संस्कृति उत्सव में मोहन राकेश जन्मशती समारोह, इसके बारे में चर्चाएं हुई हैं। लोगों ने उनके बारे में बोला है, उनकी रचनाओं का मंचन भी किया है। तो इससे क्या है, आपकी जानकारी बढ़ती है और आप अगर अपनी परीक्षा के प्रश्नों के दौरान अगर इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो वो आपके लिए अतिरिक्त अंक लाने का सुअवसर आपको आपकी पढ़ने की जो आदत है वो प्रदान करती है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य में सहजता है और चीज़ों में आपको दिमाग लगा करके पढ़ना पड़ता है, दिमाग पर जोर लगा करके पढ़ना पड़ता है। हिंदी साहित्य को आप सहजता से पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, सहजता है उसमें और तुलनात्मक रूप से रुचिकर है। आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। नतीजा यह होता है कि आपको उसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। अथक मेहनत यानी कि उन परिवारों के बराबर अपने आप को लाने के लिए जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर आप सहजता से हिंदी के साहित्य को पढ़ते हैं। कई सारी हिंदी की रचनाओं को आप अपने स्कूली पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ चुके होते हैं और यदि किसी ने बीए में हिंदी साहित्य लिया है तो वहाँ पर भी आप ख्यातिलब्ध कवियों और
साहित्यकारों, रचनाकारों, उपन्यासकारों, नाटककारों के नाटक और एकांकी और उपन्यासों को अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। तो आप हिंदी साहित्य के बारे में लगभग 25% जान चुके होते हैं और जानते हैं, लेकिन यह सुप्त अवस्था में आपके दिमाग में पड़ा रहता है। आपका दिमाग जाता है करंट अफेयर्स की तरफ, आपका दिमाग जाता है अन्य विषयों की तरफ, वो भी जरूरी है, किंतु यहाँ पर हम वैकल्पिक विषय के संबंध में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर हिंदी साहित्य लेने के लिए उसकी सहजता की चर्चा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। जैसे आप भारतीय राजनीति पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पर कोई पुस्तक पढ़ते हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते थकान महसूस होती है। तब आप उसको, किताब को एक तरफ रख दीजिए और हिंदी साहित्य की कोई एक पुस्तक उठा लीजिए। आपको परिवर्तन का एहसास होता है और सुरुचिपूर्ण, और जिसको कहते हैं आपकी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को किसी दूसरे लोक में पाएंगे, साहित्य के लोक में। फिर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को एक और लाभ होता है। वह क्या लाभ है? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि सिविल सेवा परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में निबंध एक अपने आप में विषय है, जिसमें हमें 2 निबंध लिखने पड़ते हैं। अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो अगर वो हिंदी साहित्य लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए वो दोनों ही निबंध लेखन बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि साहित्य की जब गूढ़ता में आप अपने आप को पाते हैं तो आपके लिए सामान्य बातों पर, सामान्य परिचर्चाओं पर और दैनिक जीवन की विसंगतियों पर, राजनीति पर, कला पर, अर्थशास्त्र पर जो आपकी पहले से पकड़ है, वो शब्दों के माध्यम से और ज़्यादा अलंकृत हो जाती है, जो आपके परीक्षक को महसूस कराती है कि आप अन्य विद्यार्थियों से कुछ अलग हट करके हैं। तो इस तरह से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को दोहरा लाभ होता है। उनका हिंदी साहित्य के 2 पेपर तो तैयार हो ही जाते हैं, साथ ही साथ उनको निबंध का भी एक पेपर अपने आप में बेहतरीन रूप से तैयार होता जाता है, स्वतः होता जाता है। और जब आप लिखना और लिखने की कोशिश शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शब्दों का भंडार आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा बढ़ गया है तुलनात्मक रूप से अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा। फिर आपके धीरे धीरे आपके निबंध लेखन कला में निखार आता जाता है। क्यों निखार आता जाता है? क्योंकि जब आप बार बार हिंदी साहित्य के प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करते हैं तो जो साहित्य में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के पाठ्य पुस्तकों में से जो उद्धरण हैं, उन उद्धरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। गोदान में एक जगह आया, आश्चर्य अज्ञान का ही दूसरा नाम है। कितनी अद्भुत उक्ति है। यानी आप किसी बात पर आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। इसका मतलब हम नहीं जानते कि उसके पीछे क्या कारण थे उस घटना के होने के, किंतु हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पीछे हमारी अज्ञानता है। हमें विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमें दैनिक जीवन में हमारे आसपास हो रही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक प्रबुद्ध पाठक के रूप में, एक प्रबुद्ध भावी अधिकारी के रूप में। और अधिकारी बन जाने के बाद में अखबार को कोई कूड़े की ढेर में नहीं फेंक देता है, बल्कि और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें सरकार की विकास योजनाओं का वर्णन होता है। जो विज्ञापन छपते हैं सरकारी विभागों से, उन विज्ञापनों का जो
प्रचार प्रसार का उद्देश्य होता है विभिन्न सरकारी योजनाओं का, तो अधिकारियों को भी उससे जानकारी मिलती है। अधिकारियों को अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता की जो रुचि है, जनता की ओपिनियन है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है और सरकार की क्रियात्मक शैली को जनता जान पाती है अखबारों के माध्यम से, पाठक के रूप में हम लोग जान पाते हैं। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए पठन पाठन और खासतौर पर पत्र पत्रिकाओं और अखबारों का पढ़ना जरूरी है। फिर हम अगर अन्य विषयों के साथ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य की तुलना करते हैं या हिंदी साहित्य दूसरे अन्य वैकल्पिक विषयों की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, ये मैं बात करना चाहता हूं आपसे। तो उसमें सबसे पहले यदि हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास एक अच्छा सब्जेक्ट सिद्ध हो सकता है, किंतु उसका कैनवस इतना विराट है कि आपको पढ़ते पढ़ते आप हड़प्पा की सभ्यता की गलियों से गुजरते हुए जब आप मध्यकालीन भारत की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और फिर स्वतंत्रता संग्राम के उन क्षणों से गुजरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा जीवन आपने जी लिया, लेकिन उस जीवन के बीच में जब प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न आपको हमेशा ऐसे लगते हैं कि कहाँ से ये प्रश्न इतिहास में आ चुके, हमने तो इतना पढ़ा था, किंतु इस विराट समुद्र में से ये प्रश्न कहाँ से आ गए, हम नहीं समझ पाते हैं। तो इतना पढ़ने में तो मुझे लगता है कि 2 पेपर की तुलना में 4 पेपर तैयार हो जाएं। यहाँ पर समय की तो कमी है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद में आपके पास मुश्किल से 3 महीने का समय होता है। तो इन 3 महीनों में आप एक रिवीजन अच्छे से कर लें, एक पूरा पठन पाठन कर लें और उसके बाद एक रिवीजन कर लें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इतिहास का विराट कैनवस तय कर पाना, उसे देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं समाजशास्त्र की, ठीक है, हम मानते हैं कि हम हमारे समाज की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाज में रहना एक अलग चीज होती है मित्रों, और समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ना एक अलग चीज होती है। मैंने भी पहले एक बार एक तैयारी की शुरुआत की थी कि समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में लूं, लेकिन जल्दी उसकी बोझिल शब्दावली से मैं थक गया और मेरा सांस्कृतिकरण होते होते रह गया, यही कहूंगा मैं तो। आदिम जनजातियों के सभ्य समाज में परिवर्तन की कुछ एक लोगों की सनक को हम कह सकते हैं कि समाज में जो जहाँ रह रहा है, जो अपने पर्यावरण में आदिवरण में रह रहा है, उसे क्यों ना वहीं रहने दिया जाए या उसे जंगलों से उठा करके कंक्रीट के जंगलों में लाया जाए। ये हमेशा से एक चर्चा का और एक वाद विवाद का विषय रहा है समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र की बोझिल शब्दावली हर किसी के बस की बात नहीं होती, उसमें सहजता नहीं है मित्रों। फिर हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। मेरा ये मानना है कि राजनीति विज्ञान से आपको यह फायदा होता है कि इससे 2 आपकी चीजें कवर हो जाती हैं। एक साथ आपके जीएस और दूसरी तरफ प्रीलिम्स। लेकिन इसमें जो राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत इतने बोरियत भरे हैं। रूसो, मैकियावेली से लेकर के भारतीय राजनीति विज्ञानियों के दृष्टिकोणों को देखना, समझना और उनको हृदयंगम करना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आंखें बोझिल होने लगती है, जबकि हिंदी साहित्य में ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हिंदी साहित्य को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में नींद नहीं आएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। वो उपन्यास हो या नाटक, उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे कि सोने से पहले इसको मैं पूरा पढ़ लूँ अच्छे से। आपको उसमें रुचि और आगे क्या हो रहा है वह उत्सुकता बनी रहेगी। दर्शन शास्त्र, पुनः मैं बात करता हूँ कि दर्शन शास्त्र में
सब कुछ तो काल्पनिक ही है। मन की हमारे मनीषियों की उड़ान से लेकर के पाश्चात्य दार्शनिकों के जो संकेत हैं और जो उनके अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझना एक साधारण नागरिक के और एक साधारण विद्यार्थी के बस की बात नहीं होती है। जद्दू कृष्णमूर्ति जैसे महान दार्शनिक आपको समझ में आ सकते हैं, किंतु पाश्चात्य दार्शनिकों को समझना और उनकी तत्व मीमांसा करना, वो कई बार दिमाग में शून्य पर शून्य, शून्य पर शून्यता लाती जाती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि उनकी तुलना में हिंदी साहित्य को जब आप गोदान पढ़ने लगते हैं तो धनिया और होरी की बात चलने के साथ ही साथ अन्य जो उपकथाएं चलती जाती है उसमें पाठकों की यानी आपकी रुचि बढ़ती जाती है कि आगे क्या होगा। वह रुचि और वह उत्सुकता अन्य विषयों में नहीं है। उन्हें आप उत्तीर्ण होने के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन सहजता नाम की चीज नहीं है वहां पर। फिर भूगोल की बात करते हैं। भूगोल एक अच्छा विषय हो सकता है, किंतु उसमें जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, महासागरों की जो ड्रिफ्टिंग की है और पूरे विश्व के बारे में जो चर्चाएं परिचर्चाएं हैं, पूरे विश्व का भूगोल आप पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं, तो अगेन आपका कैनवस विराट होता चला जाता है और आप अपने आप को पाते हैं कि मैंने तमाम पढ़ लिया फिर भी मुझे लगता है कि तैयारी पूरी नहीं हो पाई। तो ये अफसोस रह जाता है जो हिंदी साहित्य के साथ में नहीं है। अब देखिए, हिंदी साहित्य क्यों मुझे सहज लगता है, क्यों आपको सहज लग सकता है। भले ही आपके पास पहले कभी साहित्य का पृष्ठभूमि नहीं रही हो, साहित्य की पृष्ठभूमि आपकी ना हो, तो भी आप पढ़ेंगे, आपको रुचिकर महसूस होगा, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के नाम पर। अरे और कुछ नहीं पढ़ा होगा, कम से कम सुंदरकांड पाठ तो किया होगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा मित्रों कि सुंदरकांड हमारे पाठ्यक्रम में है, तुलसीदास जी के काव्य संकलन के रूप में। तो जो चीज आप धार्मिक रूप से रोज पठन पाठन करते आ रहे हैं या जो आप सुनते आ रहे हैं, वही चीज अगर आपको यहां पर परीक्षा में मिल जाए तो फिर आपकी तो ये समझिए कि बल्ले बल्ले हो गई। और क्या चाहिए आपको? जो आप पढ़ रहे हो श्रद्धा भाव से, उसी के प्रश्न आपको हल करने हैं। तो आपकी मेहनत बची, मेरा ये मानना है। हमारे मनोभावों का प्रदर्शन करता है हमारा साहित्य। हम जो सोचते हैं, हम बात करते हैं, हम दूसरों से चर्चाएं परिचर्चाएं करते रहते हैं। और एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण है। देखिए, जो भी साहित्य रचना जिस काल में हुई, वह साहित्य उस समय की सामाजिक स्थितियों को अपने में समेटता जाता है, अपने में वर्णित करता जाता है। चाहे वह गोदान हो, चाहे वो मोहन राकेश के आधे अधूरे हो, या कालिदास की अनुभूतियां हो। इसी तरह से समानांतर कथाएं हैं, वर्तमान कथा साहित्य है, जिसमें विभिन्न लेखकों की रचनाएं आती रहती हैं, कई पत्र पत्रिकाएं हैं। तो उनमें वर्तमान समाज में क्या हो रहा है, उन सब का धीरे धीरे लेखक वर्णन करते रहते हैं। जैसे मैंने एक उपन्यास काफी पहले पढ़ा था, गिरिराज किशोर जी ने लिखा था। उसमें आज जो हम
साइबर अपराध की चर्चा कर रहे हैं, ठगी की चर्चा कर रहे हैं। उस ठगी के बारे में बहुत पहले उन्होंने ठगी के शिकार हुए युवक के माध्यम से पूरे उपन्यास में ताना बाना प्रस्तुत कर दिया था कि किस तरह से अफ्रीकन देश नाइजीरिया के लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ठगी करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे समाज में गुजर रही है स्थितियां, जिनसे हम दो चार हो रहे हैं, चाहे वो हमारे लोभ की हो, जिसमें भाई बहनों के संबंध खराब हो रहे हैं संपत्ति के कारण, या महत्वाकांक्षा हमारे मित्रता को लील रही है, या शक की बुनियाद पर पति पत्नी के संबंधों को स्वाहा करते हुए देखते हैं। माता पिता जो बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालते हैं, और वही बच्चे जब उनकी कद्र नहीं करते हैं बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, तो देख करके दुख होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे साहित्य में किसी न किसी रूप में लिखा गया है, क्योंकि लेखक जो महसूस करता है वही लिखता है। हरिहर काका एक आपने कहानी पढ़ी होगी अपने स्कूली शिक्षा के दौरान, उसमें भी इसी तरह से है कि जमीन के बंटवारे के लालच में किस तरह से काका को यातनाएं दी जाती है उसी के सगे संबंधियों के द्वारा। फिर कई बार हम कवि सम्मेलन सुनने के लिए जाते हैं, कवियों से रूबरू होते हैं और आनंद लेते हैं कवि सम्मेलन। तो कवि सम्मेलन क्या है? हमारे साहित्यिक काव्य गोष्ठी जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसी का कहीं ना कहीं एक आपके सामने समक्ष प्रदर्शन है, अद्भुत प्रदर्शन है, जिसमें आप को कवि तत्कालीन समाज की विसंगतियों के बारे में चोट पहुंचाता हुआ आपको गुदगुदाता है, हंसने के लिए मजबूर कर देता है, कभी आंसू आपके टप टप गिरने लगते हैं, कभी वीर रस से आपको लगता है कि सब लोग एक साथ ही पाकिस्तान पर खुद ही हमला क्यों न कर दें। आप में इतना वीर रस का संचार हो जाता है। तो ये कवि सम्मेलनों को सुनना अति आवश्यक है। इससे आपके हिंदी माध्यम से हिंदी साहित्य के प्रेमियों को और अच्छे से अपने उत्तरों को लिखने में मदद मिलेगी। फिर हम लोग गाने सुनते हैं, हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तो इन सब चीजों से तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। उसी की आगे की पंक्ति है कि इंसान समाज से भाग सकता है, जीवन से भाग सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं भाग सकता है। खुद को पता है कि खुद से क्या गलतियां हुई है, चाहे मुखौटा लगा करके हम अपनी गलतियों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते रहें, झूठा प्रयास। तो ये जो गीतों की पंक्तियां हैं, ये हमें प्रेरित करती हैं और कहीं ना कहीं हमारे साहित्यिक मनोभावों को प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह भजन हो, चाहे सामान्य गाने हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हकीकत फिल्म का जो गाना है, कितना आपको अंदर से रुला देता है कि सीमा पर एक सैनिक लड़ते लड़ते अपने आप को शहीद स्थिति में महसूस कर रहा है, जाने वाला है वह, लेकिन उससे पहले पहले आपको बता रहा है कि ये वतन जो मैंने हिफाजत से आपको
इसकी सुरक्षा में मैंने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी है। अब इस वतन को आपके हवाले है, आप इसे सुरक्षित रखिए। फिर कई सारी रुचिकर कहानियां हम पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं। मुझे पता है कि आज के इस मोबाइल के युग में पढ़ने की जो आदत है वो धीरे धीरे छूटती जाती है। जब कभी मैं ट्रेन से सफ़र करता था आज के 25 साल पहले, तो लोग साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं साथ में लेते थे, आहा जिंदगी, सरिता, मुक्ता, इंडिया टुडे। अब मुझे लगता है कि एक ही परिवार के अगर 4 सदस्य हैं तो चारों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज है, आपके हाथ में ज्ञान का वह भंडार है मोबाइल में जिसको अभी तक आपने छुआ ही नहीं। उसमें कई सारी ऐसी साइट्स हैं जिसमें आप जाएंगे तो साहित्य से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं, वार्ताएं और जानकारियां हैं जिनको आपने आज तक नहीं छुआ होगा। आप कभी टटोल करके देखिएगा कबीर के बारे में, कबीर साखी, आपको वहां पर आपको दिखाई देगा। कोई कवि कबीर पर चर्चा करता हुआ, कोई साहित्यकार कबीर पर चर्चा करता हुआ। तो ये हमारी ज्ञान में वृद्धि करते हैं। फिर हम लोग हिंदी साहित्य को सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अन्य विषयों की तुलना में हमें हिंदी साहित्य के दोनों पेपर तुलनात्मक रूप से तो लघु प्रतीत होते हैं। चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे भूगोल की बात करें, चाहे समाजशास्त्र की बात करें। फिर कई बार अन्य विषयों में गूढ़ प्रश्न आ जाते हैं, जबकि हिंदी साहित्य में हमारे सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। सीधा प्रश्न किस तरह का, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं। गोदान भारतीय किसानों की व्यथा की महागाथा है। ये सीधा प्रश्न है, इसमें कोई छुपाव नहीं है। यह सीधा सीधा आपके हृदय की गहराइयों में उतर जाता है कि ब्रिटिश काल में भी हमारे किसान किस तरह से जमींदारों के शोषण का शिकार होते रहे थे और कई सारी कुरीतियां उन पर बेताल की तरह पीठ पर चढ़ी रहती थी, चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे वो शादी के बेतहाशा खर्चे हों, कर्ज लेकर के भी शादी धूमधाम से करनी हो और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए उसी दूल्हे को साहूकार के यहाँ पर उसके खेतों में काम करना हो। तो इस तरह से जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो उत्तर की एक एक पंक्ति, एक एक बिंदु आता चला जाएगा और वही बिंदु आपको इसमें लिखना है। फिर व्याख्या देखिए, हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 2 में व्याख्या आती है, काव्यांशों की और गद्यांशों की। तो अगर आपने ध्यान से उसे पढ़ा हो, उपन्यास को या नाटक को या कबीर जी की, सूरदास जी की चौपाई छंद को, भ्रमर गीत सार को, अथवा आपने आधुनिक रूप से अज्ञेय की कविताएं पढ़ी हो, मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ी हो, तो उनकी व्याख्या करना सहज है। जो पहला और 5वां प्रश्न जो अनिवार्य होता है, और जब आप उठा करके देखिए भूगोल के पहला और 5वां प्रश्न पत्र का, दूसरे प्रश्न पत्र का पहला और 5वां प्रश्न, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जो समय हम व्याख्या में शीघ्रातिशीघ्र लिख करके उत्तर और बचा सकते हैं, वहां समय बचाना संभव नहीं है, क्योंकि 1-2 मिनट तो आपको सोचने में ही लग जाता है कि आपको लिखना क्या है। यहां पर जो आपने पढ़ा है उसी का सीधी सहज हृदय से आप
व्याख्या कर दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे। और सबसे बड़ी हिंदी साहित्य की इन दोनों प्रश्न पत्रों की विशेषताएं हैं कि इनको 3 माह में आसानी से तैयारी की कर सकता है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसने हिंदी साहित्य पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। मेरा तो ये मानना है कई बार कि जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए और उत्सुकता रहती है कि इसको मैं पढ़ूं, क्या चीज लिखी गई है। और हमारे दिमाग की स्मृति पटल पर जो जो हम पढ़ते जाते हैं वह अंकित होता चला जाता है। जिस तरह से हम फिल्म देखते हैं तो हमें फिल्म की जो कहानी है वो कहानी आप भूल पाते हैं क्या? 20-25 साल तक भी नहीं भूल पाते हैं। आपने चाहे शोले देखी हो, चाहे कोई और फिल्म देखी हो, उसकी कहानी को आप अभी तक भूल पाए हैं क्या? नहीं भूल पाते हैं हम लोग। तो उसी तरह से हम जो पढ़ते हैं वह भी हमारे स्मृति पटल पर अंकित होता जाता है और उसकी जो उक्तियां हैं वो कभी कभी ऐसी हमारे मन को झकझोर देती है कि हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें कई बार अभिप्रेरित करने वाली उक्तियां मिलती हैं जिससे हमें और तैयारी में जी जान से जुट जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब मित्रों, हम लोग चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कि उसमें क्या आता है। तो देखिए, हर साहित्य का भाषा का भी इतिहास होता है और साहित्य का भी इतिहास होता है। तो इस प्रश्न पत्र के प्रथम भाग में, इसमें 2 भाग होते हैं, खंड क और खंड ख। तो खंड क में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ही मान्य होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि हमारी हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। जिस तरह से किसी नदी का उद्गम होता है उसी तरह से भाषा का भी उद्भव होता है। हिंदी का उद्भव संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत के शब्दों के माध्यम से और धीरे 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 अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी, ये शुरुआत हुई हिंदी साहित्य के लेखनी के रूप में, हिंदी की जो लिपि है उसके रूप में, कि किस तरह से हम आगे लिखें और किस तरह का जो साहित्य था वो साहित्य धीरे धीरे उस काल में रचा गया। मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ। तो ब्रज के कौन हैं? ब्रज के हमारे सूरदास जी हैं। अवधी के कौन हैं? तुलसीदास जी हैं, और भी अन्य कवि हैं। तो इसी तरह से सिद्ध और नाथ साहित्य का अपना एक विशिष्ट अंदाज है वहाँ पर काव्यात्मक शैली में लिखने का। खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिण हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। मित्रों, मैं गोरखपुर में रहा हूँ, वहाँ कार्य किया है, तो गोरखनाथ मंदिर में भी जाना हुआ। वहाँ पर गोरखनाथ जी की वाणी लिखी हुई है। एक मैं आपको पढ़ करके नहीं, मैं हृदयंगम मैंने की हुई है, मैं बोल करके आपको सुनाता हूँ। मन में रहिना भेद न कहना, बोली बा अमृत वाणी, अगला अगिनी होए बा साधु, आपन होई बा पानी। आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि अपने मन की बात को अपने मन में ही रखिए, अपना भेद किसी को मत दीजिए और हमेशा मीठी वाणी बोलते रहिए। आपन को शीतल करे, आप ही शीतल होए, दूजन को शीतल करे। तो जो मिठास है आपकी वाणी में वो आपको तो करती है परितृप्त, लेकिन सामने वाले को, सुनने वाले को भी परितृप्त कर देती है। और वहीं आपकी वाणी में कर्कशता होती है तो सुनने वाले को बेसुरा लगता है, सुनने की इच्छा नहीं होती। कुछ कवियों को लोग तालियों से, गड़गड़ाहट से अभिवादन करते हैं और कुछ
कवियों की हूटिंग भी हो जाती है। तो ये सब हमारी भाषा का, हमारी बोलने की शैली का ही तो कमाल है। तो कहने का तात्पर्य गोरखनाथ जी कहते हैं कि मन में रहना भेद न कहना, बोली बा अमृतवाणी, मीठी बोली बोलिए। अगला अग्नि, यानी कि अगला अगर तीव्र कर्कश गुस्से में बोल भी रहा है तो हमें छींटा देना है, चुप रहना है, उसको समझाना है कि इस तरह से क्रोधित ना हो। तो ये गोरखवाणियां हैं। इसी तरह से खुसरो की कई सारे छोटे छोटे कवित्व हैं जो मध्यकाल में काफ़ी प्रचलित थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। फिर 19वीं शताब्दी में आते आते अपभ्रंश, अवट और प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली के रूप में हो गई। खड़ी बोली यानी हिंदी। इसी दौरान मिशनरियों का बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेजों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को हिंदी सिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी की कक्षाएं शुरू की और मुंशी सदासुखलाल और 2-3 और हिंदी के अच्छे साहित्यकारों को वहाँ पर पढ़ाने के लिए लगाया। वो एक अलग कथा है। फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा का और नागरिक लिपि का मानकीकरण हुआ। मानकीकरण से तात्पर्य यानी कि हमें शब्दों का सटीक उच्चारण और उनका अर्थ, इसी तरह से लिपि में किस तरह से लिखा जाए और उसका उच्चारण। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदी ही एकमात्र पूरे विश्व में ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। अंग्रेजी में देखिए KNIFE, उसे हम उच्चारित करते हैं नाइफ। PSYCHOLOGY, उसे हम उच्चारित करते हैं साइकोलॉजी। P साइलेंट रहता है, K साइलेंट रहता है। ISLAND, इसे हम उच्चारित करते हैं आइलैंड, जबकि लिखा गया है ISLAND। उस हिसाब से तो इजलैंड होना चाहिए, किंतु हम उच्चारित करते हैं आइलैंड। अगर आपने इजलैंड बोला तो आसपास के लोग घूरने लग जाएंगे कि ये क्या शब्द बोल रहा है, ये तो शब्द अंग्रेजी में तो है ही नहीं। तो इस तरह की बातें दूसरी भाषाओं में है, किंतु हिंदी में प्रेम है तो प्रेम को प्रेम ही बोलेंगे। भक्ति है, भक्ति को भक्ति ही लिखा जाएगा और भक्ति ही पढ़ा जाएगा। साहित्य है तो साहित्य को साहित्य ही लिखेंगे और साहित्य ही उच्चारित किया जाएगा। यही विशेषता है हमारी मानक हिंदी की। फिर इसी में हम लोग चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ धीरे धीरे। स्वतंत्रता आंदोलन में सच बताएं तो मित्रों, हिंदी ने पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया। फिर भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 343। फिर धीरे धीरे और बढ़ते गए हम लोग। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुआ। आज हिंदी के कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो कंप्यूटर पर आप सहजता से काम कर सकते हैं। हिंदी की फिर हम चर्चा करते हैं प्रमुख बोलियां, उनका परस्पर संबंध, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, राजस्थानी है। फिर नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उनके सुधार के प्रयास और मानक हिंदी का स्वरूप, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। और मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, जैसे आप क ख ग घ ण, तो ये चीज उच्चारित कैसे की जाती है, किस तरह से हम बोलें, क्या चीजें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने हमारे लिए रखी है, उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। फिर हम लोग हिंदी साहित्य के खंड ख में आते हैं।
यहाँ पर हम हिंदी साहित्य की 4 कालों की चर्चा करते हैं, आदिकाल, सिद्धनाथ नाथ और रासो साहित्य की। इसमें कवि जो हैं चंद बरदाई, खुसरो, हेमचंद्र विद्यापति। आपने चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान की तो सुनी होगी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी द्वारा कैद कर लिया गया था तब की, और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, सटीक निशानेबाजी की परीक्षा ली जा रही थी उनकी, तब कवि चंद्र बरदाई की ये उक्ति सामने आई थी। भक्ति काल में हम लोग, संत काव्यों में हम लोग तुलसी और सूर को पढ़ते हैं, सूफी में हम लोग खुसरो को पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति में और राम भक्ति में हम लोग इनके आराध्यकों को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, जायसी को पढ़ते हैं। और फिर आता है रीति काल, यानी कि मध्यकाल का वह काल जिसमें कि दरबारी कवि अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के आश्चर्यचकित कर देने वाले कवित्वों की रचना करते थे, ताकि उनके आश्रयदाता प्रसन्न हों और उन पर मोहरों की न्योछावर करें। वह भी काल था हिंदी का। इसमें केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद की रचनाओं की हम लोग चर्चा करते हैं। फिर आ जाता है आधुनिक काल, यानी कि वह काल जिसमें हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सघन प्रयास किए जा रहे थे। तो मित्रों, जितना प्रयास हमारे वीर क्रांतिकारियों ने किया है, उतना ही प्रयास हमारे साहित्यकारों ने भी किया है, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा करके भारत माता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आह्वान करके। तो इस गद्य का विकास हम देखते हैं भारतेंदु की भारत दुर्दशा नाटक से, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं से। फिर आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां में हम लोग देखते हैं कि छायावाद, महादेवी वर्मा, प्रगतिवाद, अज्ञेय मेहता, नरेश मेहता, प्रयोगवाद, अगेन अज्ञेय, नई कविताएं, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता, जिसमें कि साम्यवादी छाप है, जिसमें कि आम आदमी के बारे में चर्चा की गई, उसके दुखों के बारे में चर्चा की गई, उनकी विवशताओं और व्यथा के बारे में चर्चा की गई, किस तरह से वह शोषण का शिकार होता है, चाहे वह सरकारी मशीनरी का शोषण हो, शोषण का शिकार हो, अन्यथा वह किसी जमींदार का शोषण का शिकार हो। हमारे भारतीय किसान और मजदूर हमेशा से ही शोषित ही रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जो प्रमुख कवि हम लोगों के सामने आते हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर, गजानन माधव, मुक्तिबोध और नागार्जुन। देखिए, मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जो आप इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से इन्हीं कवियों की कुछ विशिष्ट रचनाएं वो दूसरे प्रश्न पत्र में आपके सामने आ जाती है पढ़ने के लिए। तो आप पढ़ते एक ही चीज हैं, लेकिन प्रश्न 2 हल करते हैं। ये विशेषता है हिंदी साहित्य की। फिर इसमें हम कथा साहित्य की बात करते हैं तो उपन्यास, यथार्थवाद, इसमें यही प्रेमचंद का गोदान आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में है। इसी तरह से यशपाल की दिव्या आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में है, रेणु का मेला अंचल आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में है, और समानांतर कहानियों में जो है भीष्म साहनी की कहानी बॉस के बारे में, वह आपके दूसरे प्रश्न पत्र में है। तो इस तरह से आप यहाँ भी उसे पढ़ते हैं और वहाँ पर भी आप उसको विस्तार के रूप में पढ़ते हैं, तो आपको एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मोहन राकेश, इनकी रचनाओं को आप दूसरे प्रश्न पत्र में पढ़ते हैं विस्तार से। इसी तरह से नाटक और आलोचना और गद्य साहित्य की, हिंदी गद्य साहित्य की जो है अन्य विधाएं जो अधिकतर उपेक्षित रहती हैं, ललित निबंध, रेखाचित, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, इन पर कम काम हुआ है। लेकिन ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन इस समय क्या रचनाएं
रची जा रही है वर्तमान साहित्य में, कौन सी नई पुस्तकें आ रही है, उनके बारे में अगर आप जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे उनको भी अपने पाठ्यक्रम से इतर, तो वह आपके लिए अच्छे अंक लाने में मदद करेंगी, क्योंकि उनको आप उद्धृत कर सकते हैं। यहाँ पर नाटक और रंगमंच में आज वर्तमान में क्या हो रहा है, पहले क्या होता रहा था, आज का रंगमंच किस तरह से बदला है, वर्तमान की समस्याओं को किस तरह से उसमें उजागर किया गया है, समाज की विसंगतियों और भोंडेपन को किस तरह से उसमें उजागर किया गया है, समाज की विद्रूपताओं को किस तरह से वहां पर नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है। मित्रों, एक एकांकी मैंने देखा था जिसमें प्रमुख अभिनेता, एक अभिनेता ने एक नाटक में नहीं कहूँगा, एकांकी कहूँगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस पर उन्होंने पूरा एक अंक का पूरा एक, जिसको कहते हैं अनवरत, स्वयं एक पात्र के रूप में अपने आप को दर्शाते हुए अपनी जीवन यात्रा को प्रस्तुत किया था। अद्भुत था। कभी मौका पड़े तो उसे जरूर देखिएगा, कुछ भी हो सकता है। आगे हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र की। तो जैसा मैं बोल रहा था आपको कि जो हम अक्सर पहले प्रश्न पत्र में चर्चाएं करते आ रहे हैं, वही चर्चाएं यहाँ पर आपको विस्तार रूप से, वही रचनाएं, उन्हीं कवियों की रचनाएं, उन्हीं कहानीकारों की रचनाएं यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलती हैं। जैसे कबीर की कबीर ग्रंथावली, सूरदास का भ्रमर गीत सार, तुलसीदास की दो चीज़ें यानी रामचरितमानस में सुंदरकांड जिसकी मैंने चर्चा की, और कवितावली में उत्तरकांड। इसी तरह से जायसी के पद्मावत जो विराट काव्यात्मक ग्रंथ है, उसमें सिंगल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बिहारी की बिहारी रत्नाकर के आरंभिक दोहे पढ़ते हैं, 100 दोहे। मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती संपूर्ण रूप से पढ़ते हैं, जिसमें भारत माता के अतीत की गौरव गाथा, वर्तमान की करुण स्थितियां और भविष्य का सुनहरा और सकारात्मक रूप की चर्चा है। इसी तरह से प्रसाद की कामायनी, जो जिसको छोटा महाकाव्य कहा जाता है, उसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राग विराग में राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता पढ़ते हैं। रामसारी दिनकर की कविता में कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं। अगेय में आंगन के पार पढ़ते हैं। मुक्तिबोध की एक लंबी कविता ब्रह्मराक्षस को पढ़ते हैं। नागार्जुन की 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, 3 कविताएं हैं। बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और हरिजन गाथा। नागार्जुन बहुत सहज कवि हैं, जन कवि कहलाते हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ना अपने आप को समाज को देखना है, समाज की व्यथा को देखना है, व्यक्ति की व्यथा को देखना है, किसान की व्यथा को अकाल की स्थितियों में देखना है। किस तरह से उस जनवादी कवि की जीवन की स्थितियों को आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर भी उन्होंने साहित्य रचना के अपने धर्म को नहीं छोड़ा। फिर इधर गद्य की स्थितियां आती है। गद्य में हम लोग भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा को पढ़ते हैं। मोहन राकेश जी के नाटक आषाढ़ का एक दिन को पढ़ते हैं, जिसमें कालिदास की कथा है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध को पढ़ते हैं, निबंध संग्रह को। उसमें 2 निबंध हैं, कविता क्या और श्रद्धा और भक्ति। फिर निबंध निलय में डॉक्टर सत्येंद्र जी ने इनका संपादन किया है, तो अलग अलग निबंधकारों के निबंध इसमें संकलित हैं। उन सभी निबंधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेमचंद की 2 रचनाएं हैं, एक तो गोदान उपन्यास और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, जिसमें कि आप कफन से लेकर के और हामिद की ईदगाह तक पढ़ते हैं। प्रसाद का विख्यात नाटक पढ़ते हैं हम लोग, स्कंदगुप्त। यशपाल का ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास दिव्या पढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास मेला आंचल पढ़ते हैं।
और मन्नू भंडारी का राजनीतिक विकृतियों का दस्तावेज पढ़ते हैं महाभोज, और अंत में हम राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर नामक जो है कथा संग्रह को पढ़ते हैं, जिसमें विख्यात कथाकारों की कथाएं रचनाएं हैं। तो इस तरह से यह हमारा हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 का पाठ्यक्रम है। आपने देख लिया जो कुछ हम लोग आसपास देख रहे हैं, जो कुछ हमारे समाज में है पढ़ने के लिए उपन्यास। हो सकता है इनमें से कई सारे उपन्यास, कई सारी रचनाएं आपने कभी न कभी पढ़ी हो, तो वो आपके लिए खुशी की बात होगी कि यही चीज आपके आज पाठ्यक्रम में है। इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात हो सकती है। फिर मित्रों, दिल की बात बताता हूं, मुझे हिंदी साहित्य से, जैसा मैंने बोला, मुझे हिंदी साहित्य से मोहब्बत है। मैं हिंदी में ही रचनाएं लिखता हूं। मेरे अब तक 6 उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और कथा संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके हैं। अभी आधुनिक अद्यतन रूप से कह सकता हूं कि अप्रैल में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने मेरी एक पुस्तक कश्मीर घाटी की खूबसूरत रेलगाड़ी का विमोचन किया, और एक और पुस्तक जो अभी कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में आ रही है, भारतीय रेल संग्रहालय, जिसमें हमारे देश के 21 रेल संग्रहालयों का कलरफुल चित्रों के माध्यम से हिंदी में मौलिक लेखन किया गया है। तो मुझे हिंदी में लिखना अच्छा लगता है। और कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक अखबार है एक समाज्ञा, उसमें मैं हर सप्ताह मेरा कॉलम छपता रहता है, हमारी अनजान धरोहर करके। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, हम दिखाएंगे आपको। हिंदी साहित्य हमारे दिल के नज़दीक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। हम कला और संस्कृति के वाहक हैं, और कला और संस्कृति के लिए साहित्य से बढ़कर और कौन सी चीज़ माध्यम होगी? हिंदी ही तो माध्यम होगी। और साहित्य हमारी समाज की विसंगतियों और प्रपंचों का दस्तावेज है, हमारी अनुभूतियां हैं। हम किसी को चाहते हैं तो जितनी दिल से हम कह सकते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपको चाहता हूं, आपको पसंद करता हूं। अंग्रेजी में खाली एक रूखा सूखा आई लव यू बोलने से वह चीज़ कभी कन्वे नहीं हो पाती। हजारों लोग बोल चुके हैं, ऐसा लगता है कि वो तो रूटीन का एक वाक्य है जिसे कभी भी उछाला जा सकता है। दिल की गहराइयों से नहीं उपजता मित्रों। जब किसी को पसंद करते हैं और आप उसकी प्रशंसा करते हैं या कहना चाहते हैं कि मुझे उससे प्रेम है, यही अपनी मातृभाषा में ही सहजता से हृदय की गहराइयों से उद्भासित हो सकता है। तो हिंदी साहित्य हमारी अनुभूतियों को प्रकट करता है, और हमारी हिंदी भाषा का, जैसे मैंने बताया कि यही एकमात्र पूरे विश्व में ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक इतिहास है। और फिर इसको कैसे पढ़ें? सहजता से पढ़ें, दिमाग पर बोझ डालकर नहीं। डिनर के बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, एक पुडिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक आइसक्रीम की तरह से इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। आइसक्रीम खाते हुए आप पढ़िए आप हिंदी साहित्य को, आपको बोरियत नहीं लगेगी। सहजता से पढ़ा जाएगा, हृदयंगम कर सकते हैं। और कवि दृष्टि से आनंद ले लीजिए। सोचिए कि आप जो है तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं, आप कबीर को, कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिना तो सोवना लंबे पांव पसारी, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाई, ता कवि ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कितनी बड़ी बात की कबीर ने उस समय सिकंदर लोदी के काल में। आज अगर कभी कह देते तो दंगा हो जाता। तो देखिए कितने, जिसको कहते हैं निर्भीक कवि रहे हैं, जिन्होंने अपने मन की बात को कहा है, अनुभूति को कहा है। प्रेम और दुख जब होता है जीवन में, तब एक साधारण व्यक्ति भी कवि हृदय बन जाता है। आप खुद कभी महसूस कीजिएगा। और कभी व्यथा और आक्रोश देखते हैं, कहीं अन्याय होता देखते हैं, कहीं मान मर्दन होता देखते हैं, तो भी हमारा आक्रोश
कई बार तलवार में न झलक करके कलम के माध्यम से झलकता है, और उसको प्रकट करते हैं हमारे पत्रकार लोग, साहित्यकार लोग और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे दिग्गज लोग, आप सुनते होंगे। तो वह भी साहित्य का जनक है, आक्रोश। आपने देखा होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 28 हमारे युवा लोगों का नरसंहार कर दिया, पूरा देश आक्रोश से उबल पड़ा था, और ऑपरेशन सिंदूर उसी की परिणति थी। अब हिंदी साहित्य में परीक्षक क्या आपसे चाहता है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य तो अच्छे अंक प्राप्त करना है। सुंदर अगर आपकी लेखनी होगी तो सोने में सुहागा। काव्यात्मक भाषा अगर आपने लिखना, रचना और उद्धरण देना सीख लिया तो बहुत अद्भुत चीज होगी। और शब्दों का चयन आपने साहित्यिक रूप से करना सीख लिया तो वह आपके जिस तरह से एक नई नवेली दुल्हन श्रृंगार करके निकलती है, तो वह आपकी रचना श्रृंगारित होती है, चमत्कृत हो जाती है। फिर आप जब भी दिमाग से सोचें और दिल से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर ये कुछ गलती हो गई है, ये है गागर में सागर। हमारा संपूर्ण जो साहित्य है वह गागर में सागर है, और इसमें जो है जब आप लिखेंगे तो आप जो है उद्धरण दें और काव्यांश को प्रयुक्त करें अपने उत्तरों में। तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके अंक अच्छे आएंगे, और आपके अंक अच्छे आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता की ओर आपका बढ़ेगा। देखिए, कुछ पुस्तकें मैंने जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स मैंने लिए थे। कबीर साखी है, पद्मावत है, भ्रमर गीत सार है, भारत भारती है, बिहारी रत्नाकर है। और देखिए मित्रों, इस तरह की कभी कभी छपती रहती है अखबारों में, विज्ञापन के रूप में ले लिए या सूचना के रूप में, कि ये 1 जून 25 को जो है पत्रकार सम्मान समारोह, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होने वाला है, तो आप इनमें जाइए। नहीं सुन सकते हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से सुनिए, इनका आनंद लीजिए और जानकारी पाइए। ये अपने आप में अद्भुत चीज़ें हैं जो आपके मन में, आपके मानसिक रूप से, आपके मस्तिष्क में उर्वरता को बढ़ाएंगी। सुंदरकांड के बारे में मैंने चर्चा की, निराला और उनका राग विराग, गोदान, एक दुनिया समानांतर। अभी हम लोग यहाँ जहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एग्जामिनिस्ट्री, ये अपने आप में एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कि एक अलग ही विशिष्ट तरीके में सिविल सर्विस की तैयारी कराई जाती है। आप इससे लाभान्वित हों। तो मित्रों, मैंने आपसे चर्चा की हिंदी साहित्य क्यों, हिंदी साहित्य से बेहतर और कोई आपके पास वैकल्पिक विषय में विकल्प हो ही नहीं सकता। आप दिमाग से सोचिए और फिर दिल से फैसला कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।